वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट हम यूटीएम मशीन के थ्रू करते हैं। यूटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्टिंग के लिए हम जो स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है, वर्क पीस, वो एक माइल्ड स्टील का होगा जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होना चाहिए। और आप जो टेस्टिंग करने से पहले उसकी लेंथ को हमें मेजर कर लेना है। ये वर्क पीस लिया है। ये वर्क पीस ये सर्कुलर भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। और लेंथ मैंने इसे मेजर कर लिया है LI, इनिशियल लेंथ ऑफ ए वर्क पीस। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो दैट मीन्स ये लेंथ है रॉड का, और ये जो है ये ग्रिप के लिए, दोनों साइड आप जो देख रहे हैं ये ग्रिप के लिए है, 4 ग्रिप्स। यूटीएम मशीन में इस रॉड को यानी जिस पे कि आप टेंसाइल टेस्ट करना चाहते हो वो दोनों, सपोज दैट मैं एक व्यू बनाई हूँ यूटीएम का, जो ये देखिए ये हम रॉड है जिस पे कि वर्क पीस है जिस पे आप करने जा रहे हैं टेस्ट। ये सपोर्ट के थ्रू यानी ग्रिप के थ्रू इस पर अटैच किया गया है, फिक्स किया गया है। आप जब सॉम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लैब करोगे तो उसमें आप यूटीएम मशीन देख सकते हो। जिस तरह से फोर्स को टेंसाइल फोर्स में अप्लाई करेंगे यूनी एक्सियल, ठीक है, दोनों साइड पुल करेंगे तो क्या होगा, ये जो लेंथ है वो एलोंगेट होगा, साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रिड्यूस होगा टेंसाइल फोर्स में। ठीक, तो अब जो आफ्टर पुलिंग, ठीक है, चेंज होगा लेंथ, और लेंथ चेंज हो करके उसको मैं शो करूंगी LF से, LF AF। हम फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर आपको एक शो कर रही हूँ कि अगर ये हमारा कोई रड है, ठीक है, इसमें मैं पुलिंग फोर्स लगा रही हूँ, दैट मीन्स टेंसाइल फोर्स, तो इसका लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, लेंथ एलोंगेटेड होगा यानी लेंथ इंक्रीज किया, ठीक है, फोर्स F लगाने के बाद। अब न्यू जो लेंथ होगा रॉड का वो ये लेंथ हो गया। तो आप देख रहे हो पहले लेंथ हमारा LI इस तरह से था, अब LF क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया LI से। साथ में हमें ध्यान देना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनिशियल में AI था, लेकिन अब जो फाइनल हो रहा है यानी आफ्टर पुलिंग वो AF। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हमारा, LI से ग्रेटर देन LF, एंड एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा आपका, AI ग्रेटर देन हो जाएगा AF। तो एलोंगेशन लेंथ में कितना होगा आपका LF माइनस LI, वही हो गया चेंज इन लेंथ। तो इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ डेल L क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, LF माइनस LI, ये हमारा हो गया इलोंगेशन। तो टेंशन के बाद जब टेंसाइल टेस्ट करने जाएंगे तो हम देखेंगे चेंज इन लेंथ कितना हुआ। इस तरह से इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेनियस फोर्स बटे इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स F/A। ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन जितना हुआ यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ से, किसका, वर्क पीस का।
इंजीनियरिंग स्ट्रेस, फोर्स इंस्टेनियस फोर्स बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो ये जो पैरामीटर है हमारा, ये दोनों, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो जैसे जैसे आप फोर्स को अप्लाई करोगे इंस्टेनियस फोर्स को, उसी टाइम आप स्ट्रेन कितना हो रहा है नोट करते जाना है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप 1 to 5 या 1 to 7, 5 to 10 के बीच में एवरेज में आप हमें करना है, और नोट डाउन करके ऑब्जर्वेशन को एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, इस दोनों पैरामीटर पे, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हम ये कर्व बनाएंगे इस दोनों पैरामीटर पर, तो आप देखोगे जो मैक्सिमम मटेरियल्स में कि स्ट्रेट लाइन जाएगा एक लिमिट तक, उसके बाद ये नॉन लीनियर होते हुए ये मैक्सिमम लोड पर पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद फिर मटेरियल्स जो है आपका स्पेसिमेन वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल्स में आप देखोगे कि अगर हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं और फिर लोड को रिमूव कर देंगे, तो जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो डिफॉर्मेशन डिसअपीयर हो जाएगा और ये अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो रिपीट होगा हम इन सपोज दैट इस पॉइंट तक, ठीक है, लोड इंक्रीज किए और फिर अनलोड हो गया। अनलोडिंग होने के बाद क्या होगा, मटेरियल्स अपना शेप रिगेन करेगा, यानी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा। तो डिफॉर्मेशन 0 हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स स्ट्रेस का, ठीक है, ये हमारा होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये जो ये डिफॉर्मेशन हुआ क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये जो पोर्शन होगा कौन सा होगा, इलास्टिक पोर्शन, ठीक है। मैं एक नेमिंग से यहाँ पे इंडिकेट कर दे रही हूँ पी, ये तो ये हमारा हो गया इलास्टिक पोर्शन, यानी यहाँ से इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ अनलोडिंग करने के बाद ये अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, यानी यहाँ पर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन दोनों जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये इलास्टिक पोर्शन यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रेस 0 और डिफॉर्मेशन 0 हो गया। अब जैसे इलास्टिक पोर्शन को, यानी कि हम लोड को या स्ट्रेस जो भी कहिए इसको इंक्रीज करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो लीनियरली लाइन फॉलो हो रहा है इलास्टिक पोर्शन का, दैट मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वो एक पॉइंट पर पहुंच करके नॉन लीनियर हो जाएगा, यानी लीनियरली ये लाइन फॉलो नहीं करेगा। तो जिस पॉइंट पर, ठीक है, ये फॉलो करना बंद करेगा, दैट मीन्स नॉन लीनियर होना होगा, उस पोर्शन से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट, और स्ट्रेस को विथ रिस्पेक्ट दिस पॉइंट क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस। नॉन लीनियर का अर्थ होने का अर्थ हुआ कि अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन इस पॉइंट के आगे नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इस पॉइंट के आगे होगा। दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेस जो है, यानी यील्ड पॉइंट से हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स मटेरियल्स अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगा आफ्टर अनलोडिंग। इस पॉइंट को मैंने Q से डिनोट की हूँ, तो Q जो है यील्ड पॉइंट है, और सिग्मा Y, सिग्मा किससे डिनोट करें, स्ट्रेस से, Y फॉर यील्ड, तो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब मैक्सिमम लोड इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो देखोगे कि ये जो है स्ट्रेस वो
नीचे की ओर जा रही, दैट मीन्स लोअर हो जा रहा है, कम होती जा रहा है। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा स्ट्रेस? इस पॉइंट पर। तो मैक्सिमम जिस पॉइंट पर स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम? UTS, दैट मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो पॉइंट आर पे क्या होगा आपका? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कि आफ्टर UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? मटेरियल फेल होना स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, दैट जब ये फेल होता है तो इसे हम नेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, जब इधर फोर्स UTM में आप लगा रहे हैं एक रॉड को ग्रिप में फिक्स करके, तो मिडिल पोर्शन फिर क्या होगा? यहाँ पर नेकिंग हो जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा मैक्सिमम लोड पे। दैट मीन्स आपका जो ये रॉड है, ठीक है, वो देखोगे यहाँ पर नैकिंग हो रहा है। अब ये, और अगर आप इसे और भी फोर्स टेंसाइल लगाओगे, दैट मीन्स पुल करोगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि दो पार्ट्स में ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं नैकिंग, NECKING, नेकिंग और फ्रैक्चर। अब इलास्टिक रीजन पे जो हम, ठीक है, स्लॉप बनाएंगे, वो स्लॉप होगा यंग मॉडुलस। ठीक है, और यंग मॉडुलस को हम मेजर करते स्टिफनेस से, वही आपका स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल होता है स्लॉप। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन स्ट्रेस डिवाइडेड हो जाएगा चेंज इन स्ट्रेस। तो ये जो स्लॉप हो गया ये यंग मॉडुलस कहेंगे इसको, और यंग मॉडुलस जो होगा मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल्स। सेम अमाउंट का, ठीक है, स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए हायर यंग मॉडुलस होना चाहिए, और हायर यंग मॉडुलस के लिए क्या होगा? ये जो अमाउंट होगा स्ट्रेस का वो ज़्यादा होगा। तो ये मेजर करेगा किसको? डक्टिलिटी को। डक्टिलिटी क्या बताता है कि हाउ मच मटेरियल्स विल बी इलोंगेटेड। नेकिंग के करस्पेंडिंग जब हम स्ट्रेन पे पॉइंट लेंगे, ठीक है, एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेन। और स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व का जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वो इंडिकेट करता है उस मटेरियल के टफनेस को। एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया हमारा टफनेस, ये टोटल एरिया। तो एरिया जो होगा ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज टू बी प्रोवाइडेड टू द material up to fracture point of the material each called toughness of the material। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो ड्राइव करेंगे टेंसाइल टेस्ट के थ्रू, ठीक है, वो हमारा होगा स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस और डक्टिलिटी। ये ध्यान देना है, ये टेस्ट जो होगा वो हमारा यूनी एक्सियल होगा, यानी यूनी माने वन, सिंगल, यानी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो पैरामीटर है स्ट्रेंथ मटेरियल्स का ऑब्टेन करना है, तो ये स्ट्रेस वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस में कौन सा हो सकता है? यील्ड स्ट्रेस या तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यही दो पैरामीटर यूज होता है स्ट्रेंथ में, और स्ट्रेंथ का डायमेंशन जो होगा वो होगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ इन इलास्टिक रीजन, यानी जो स्ट्रेट लाइन है इलास्टिक पोर्शन का ही स्लोप जो होगा वो हमारा होगा। यंग मॉडुलस में बताए थे, और मेजर करते हैं स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल्स।
नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है टफनेस। टफनेस जो है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज टफनेस। और जैसा कि फिगर में बता चुके, टोटल एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज टफनेस। लो और मीडियम कार्बन स्टील जो होगा वो टफर होता है। डक्टिलिटी, दैट मीन्स कितना आपका मटेरियल जो है वो इलोंगेट यानी लंबा होगा, बढ़ेगा, यही चीज़ हुआ। तो इलोंगेशन स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट, इलोंगेशन स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज डक्टिलिटी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ जो होगा एबिलिटी टू रेसिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ yield point, ultimate tensile strength, dash mean plastic deformation, the ability to resist plastic deformation. Stiffness, स्टिफनेस का यंग मॉडुलस का मेजर किया था इलास्टिक रीजन में, दैट मीन्स एबिलिटी टू रेसिस्ट, यहाँ क्या होगा प्लास्टिक नहीं होकर के इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी कहाँ तक गया, फ्रैक्चर स्ट्रेन तक पहुँचेगा। The elongation strain at fracture point, that means ability to undergo plastic deformation, that is ductility. Ability to undergo plastic deformation. तो हम इस फिगर से देख रहे हैं कि अगर हम इस लीनियर रीजन में कहीं भी अनलोडिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम नॉन लीनियर रीजन में अनलोडिंग करें, दैट मीन्स इस पॉइंट पर, तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब आप इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो पैरेलल होगा इलास्टिक पोर्शन का। आप देखो इलास्टिक रीजन में जो डिफॉर्मेशन किए थे, ठीक है, वो लाइन और प्लास्टिक रीजन में जो डिफॉर्मेशन की वो लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो जो इलास्टिक रीजन में जो स्लॉप है, तो हम ड्रॉ करेंगे प्लास्टिक रीजन में भी स्लॉप किसको इंडिकेट करेगा, यंग मॉडुलस को। इस पॉइंट पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इस पॉइंट पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो जो स्लॉप है वो चेंज नहीं होगा, वो आपका सेम होगा। दैट मीन्स आपका यंग मॉडुलस जो होगा इलास्टिक रीजन में और प्लास्टिक रीजन में दोनों ही सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि स्लॉप इक्वल होगा। यंग मॉडुलस इज सेम फॉर इन बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो कि स्ट्रेन जो होगा अब ये वो होगा प्लास्टिक स्ट्रेन। अब हम लोग यहाँ जो इलास्टिक से प्लास्टिक में जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस स्टेप यानी कि इस रीजन में क्रिस्टल के साथ क्या चेंजिंग होगा, कैसे चेंजिंग होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनिशियल स्ट्रक्चर है, इलास्टिक रीजन में अनडिफॉर्म्ड है। अब ये प्लास्टिक में रीजन में इंटर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो आप डिफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो डिफॉर्म होगा स्ट्रक्चर क्रिस्टल का, वो किस तरह से होगा, तो ये डिफॉर्म होगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म ड्यू टू डिफॉर्मेशन।
अगर डिफॉर्म होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पैटर्न इस टाइप से होगा तो क्या होगा, नो चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर इसका यूनिट सेल ब्रेक कर जा रहा है तो मटेरियल्स जो होगा वो एमॉर्फस हो जाएगा, और एमॉर्फस ग्लास भी है। तो आप जानते हो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्रिस्टल में डिफेक्ट को या डिफॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो जब एक लैब में देखा गया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू अनडिफॉर्म मटेरियल्स को ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड मिला हुआ है, ठीक है, उसका और अनडिफॉर्म्ड का दोनों का सैंपल क्या है, सेम है। दैट मीन्स उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिकल है। तो इस तरह से क्या होगा कि डिफॉर्मेशन प्रोसेस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।